गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पारा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोटेंशियल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल सॉरी पार्टिकल इन 1D बॉक्स फाइनाइट डेप्थ विद पोटेंशियल वेल। देखिए, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, जिसके अंदर क्या था, जो पोटेंशियल था वो क्या था, दीवारों पे इनफाइनाइट था, जिससे क्या होता है कि एक सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल था x इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग, और उसकी दीवारों पे इनफाइनाइट पोटेंशियल था। अभी हम लोग जो पोटेंशियल वेल की बात कर रहे हैं वो पोटेंशियल वेल कुछ इस तरीके से हैं, वो भी जैसे -a टू a के बीच में -v0 है, ज़ीरो लेवल के नीचे, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो फाइनाइट है। इसमें जो पोटेंशियल है वो फाइनाइट डेप्थ का है, ये इनफाइनाइट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, बस v0 डेप्थ का। ओके, उसमें v0 का मान क्या था, या तो ज़ीरो था, इसमें पोटेंशियल का मान या तो ज़ीरो था या इन्फिनिटी था, लेकिन इसमें क्या है कि ज़ीरो या v0 है। तो ज़ीरो कहाँ से कहाँ तक है, देखो -a से इधर लेफ़्ट साइड में इसका मान क्या है, ज़ीरो, +a से राइट साइड में ज़ीरो होता है, लेकिन -a से a के बीच में पोटेंशियल जो है उसका मान क्या है, v0 होता है, माइनस का v0, यानी कि ग्राउंड में है ये। ठीक है, जो मतलब आप ऐसे मानिए कि जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है x इज़ इक्वल टू 0, उसके नीचे, प्लेन के नीचे नेगेटिव में है ये। ओके, अगर किसी पार्टिकल को इस तरीके के बॉक्स के अंदर बाउंड करना है जिसमें पोटेंशियल जो है वो ऋणात्मक है, लेवल 0 लेवल से भी नीचे है, तो इस अवस्था में पार्टिकल को बाउंड करने के लिए उसकी एनर्जी जो है वो भी क्या होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए, तभी तो वो इसके अंदर रह पाएगा। ठीक है, तभी तो वो इस जगह पे बाउंड रह पाएगा। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हमें एक ऐसे पार्टिकल की ज़रूरत है जिसकी एनर्जी लेस देन 0 हो। जैसे अगर पोटेंशियल 0 होता है तो एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और लेकिन टोटल एनर्जी में जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस मोड ई, क्योंकि एनर्जी क्या है, धनात्मक होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, माइनस मोड ई। ओके, अब हमारा जो पोटेंशियल है वो तीनों फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि x इज़ माइनस लेस देन a, तो पोटेंशियल 0, और x इज़ ग्रेटर देन a, यानी कि ये वाला, तो भी पोटेंशियल 0, और -a से a के बीच में पोटेंशियल क्या है, माइनस का v0 है, ये -v0 है, ये 0 लेवल है, और इसके नीचे -v0। अब हम तीनों क्षेत्रों में क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, किसी भी तरीके की शेप दे दे, हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पोटेंशियल 0 है, कहाँ पोटेंशियल फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, और उसी के हिसाब से हर रीजन के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हुए और उन पे बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस अप्लाई करते हुए हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो अभी जैसे फर्स्ट रीज़न के अंदर पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है। ओके, सामान्यतः क्या होता है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, जो फर्स्ट अपनी 10 नंबर इक्वेशन है उसमें प्लस का साइन आता है, लेकिन एनर्जी क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो ये इक्वेशन बन जाती है। सेकंड में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो भी नेगेटिव है, और जो टोटल एनर्जी जो है अपनी ई, उसको भी हमने किससे लिखा है, माइनस मोड ई से लिखा है। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म इक्वेशन में ये भी नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से ये टर्म्स किस तरीके से बन जाती है इक्वेशन में, -h² 2m डेल एक्स स्क्वायर साई सेकेंड और -v0 साई इज इक्वल टू माइनस मोड ई साई सेकेंड। अब ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगी, और ये जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो है वो कोई ये बन जाती है। थर्ड रीज़न के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सिर्फ एनर्जी टोटल एनर्जी ई लिखेंगे हम लोग, v0 का मान 0 है, तो ये भी क्या है,
राइट साइड से लेफ़्ट साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा। इस इक्वेशन में हम लोगों ने, इन तीनों इक्वेशन में हमने ये वाली जो टर्म है उसको हमने अल्फ़ा कांस्टेंट दिया है नाम, और ये जो सेकंड इक्वेशन की जो टर्म है उसको हमने बीटा कांस्टेंट नाम दिया है। थर्ड इक्वेशन में वापस अल्फ़ा आ जाएगा। तो जो ये अल्फ़ा और बीटा हैं वो रियल व पॉजिटिव कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन में ये तीन कांस्टेंट हमारे पास, सॉरी दो कांस्टेंट हमारे पास आ गई। इनको इक्वेशन में रख देते हैं जिससे कि इक्वेशन में ये फॉर्मेट आ जाता है डी टू साई फर्स्ट ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साई फर्स्ट, और दूसरी में प्लस बीटा स्क्वायर साई सेकंड, तीसरी में माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साई थर्ड। तो इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, आपने हम लोगों ने पीछे भी जितने भी डेरिवेशन किए हैं बार बार लिखे हैं। तो जैसे ये प्लस का साइन वाली इक्वेशन होती है, उनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो तो इस तरीके की सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स, या फिर ए ई टू दी पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा बी एक्स, इस तरीके से आयोटा वाले। लेकिन जो ये जो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर या इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं उनके क्या सॉल्यूशन होते हैं, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन होते हैं, जैसे ई की पावर अल्फ़ा एक्स बी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। थर्ड इक्वेशन जो है एफ ई की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। अब देखो ये फर्स्ट और इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन देखने में तो एक जैसी लग रही है, लेकिन इनके सॉल्यूशन में हमने अलग अलग कांस्टेंट लिए हैं ए बी एफ जी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रीज़न एक्स इज़ लेस देन माइनस ए के लिए है, और थर्ड इक्वेशन एक्स इज़ ग्रेटर देन ए के लिए है, ठीक है। इसलिए हमने इनके अलग अलग कांस्टेंट लिए हैं। अब ये जो कांस्टेंट आए हैं हमारे पास, उन ए बी सी डी एफ जी, ये 6 कांस्टेंट है, इनका मान जो है हम लोग बाउंड्री व कंटिन्यूटी कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करके निकालते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्यूशंस को ट्रिम कर लेते हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनको हटा देते हैं। तो जैसे फर्स्ट फील्ड है, फर्स्ट फील्ड कौन सा होता है इसके अंदर, फर्स्ट रीज़न जिसमें माइनस ए के इधर वाला, तो माइनस ए से जब इधर बढ़ते हैं तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो साई फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आप माइनस इन्फिनिटी रख के देखिए, सॉरी साई फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है, अरे बाबा ये रहा। तो इसमें जब आप माइनस इन्फिनिटी रखते हो तो ये बी वाली जो टर्म है इसमें माइनस का अल्फ़ा और माइनस का इन्फिनिटी, ए की पावर इन्फिनिटी प्लस का, तो ये टर्म जो है वो साई फर्स्ट को क्या बना देती है, इन्फिनिटी बना देती है। जबकि क्या होना चाहिए कि जब एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो हमारा वेव फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ये बी के साथ जो टर्म आ रही है वो क्या कर रही है, इसको इन्फिनिटी कर रही है। इसीलिए यहाँ पे ये बी जो है वो नेसेसरी नहीं है, वांछित नहीं है, इसीलिए इस बी को हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से। तो बी बराबर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसी तरीके से थर्ड रीज़न जो है, थर्ड रीज़न क्या कहाँ तक होता है, ए से शुरू होता है और राइट साइड में कितना, एक्स इज इक्वल टू एक्स अटेंड्स टू इन्फिनिटी तक। तो जब आप एक्स का मान इन्फिनिटी रखते हो, जो एफ वाली टर्म है ई की पावर अल्फ़ा एक्स, तो ये भी इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा। साई थर्ड को ज़ीरो होना चाहिए लेकिन ये इसको इन्फिनिटी कर रहा है, इसीलिए एफ़ भी जो है वो नेसेसरी नहीं है, नीडफुल नहीं है, इसीलिए हम लोग एफ़ को भी सॉल्यूशंस में से हटा देते हैं। एफ़ का मान भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वो ये आ जाते हैं। पहला साई फर्स्ट ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स, दूसरा सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स, और तीसरा जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। ये तीनों अपने वेव फंक्शन जो है हमारे पास आ गए। अब हम इन पे बाउंड्री व कंटिन्यूटी कंडीशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन जैसे हमारे पास ये है माइनस ए, तो माइनस ए पे फर्स्ट रीज़न और सेकंड रीज़न दोनों मिलते हैं इस बाउंड्री पे, तो दोनों का जो वेव फंक्शन है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे, और उनके जो फर्स्ट अवकलज है वो भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए कंटिन्यूटी कंडीशन से। और x इज इक्वल टू ए पे ये सेकंड और ये जो थर्ड है वो मिलते हैं, ठीक है, इस बाउंड्री पे। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और उनके प्रथम अवकलज जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब हम लोग इन इक्वेशंस के अंदर मान रखते हैं, थोड़ा ध्यान से रखते चले जाइएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, गलतियों की संभावना ज़्यादा होती है। ओके, तो जैसे हमने क्या किया,
पहले हमने मान रखा x इज इक्वल टू माइनस ए, फर्स्ट और सेकंड में, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। साई फर्स्ट है a e टू द पावर अल्फ़ा x, तो x की जगह माइनस ए रख दिया। दूसरे में है c साइन बीटा x की जगह माइनस ए रखोगे तो साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो माइनस बाहर आ गया, प्लस d कॉस बीटा ए, ओके। कॉस में माइनस रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इनका अवकलन करो, तो जब आप अवकलन करते हो तो a e की पावर अल्फ़ा x का अवकलन क्या होगा, अल्फ़ा a e की पावर अल्फ़ा x, ये अवकलन होता है। अवकलन क्या होता है, अल्फ़ा a e की पावर अल्फ़ा x। पहले अवकलन करेंगे फिर मान रखेंगे, तो मान क्या है x की जगह माइनस ए, तो ये माइनस ए बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये आ गया अल्फ़ा a e की पावर माइनस अल्फ़ा a। और दूसरा जो साई सेकंड है उसका अवकलन करेंगे तो साइन का तो होता है कॉस, तो बीटा बाहर आ जाएगा, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, अवकलन तो माइनस होता है, देखो माइनस और डी बीटा साइन बीटा एक्स। अब एक्स की जगह हमें रखना है माइनस ए जब रखोगे तो वो माइनस क्या करेगा, बाहर आएगा और इसको प्लस कर देगा, इसीलिए ये यहाँ पे बीटा डी साइन बीटा ए प्लस का आया है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा गौर करने वाली है, वरना माइनस प्लस में थोड़ी गलती होने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद है एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या होता है, साई सेकंड और साई थर्ड एक दूसरे के बराबर है, ये सेकंड है तो ए जब आप रखोगे तो जी ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा ए, और ऊपर साई सेकंड में सी साइन बीटा ए प्लस डी कॉस बीटा ए। अब इसमें तो पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा उसका अवकलन करेंगे तो इसका आप जब अवकलन करोगे तो माइनस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और जी ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा ए, और सेकंड वाले में साइन का अवकलन होगा कॉस, तो बीटा, इसमें मैं डी लगाना भूल गई, देखो बीटा डी कॉस बीटा ए, और कॉस का होगा माइनस साइन, तो बीटा डी साइन बीटा ए, ठीक है। इस जो सेकंड टर्म है इसके साथ आप डी भी लगा लेना, ओके। इस प्रकार से ये चारों इक्वेशन हमें मिल गई। साई फर्स्ट साई सेकंड को बराबर किया, उनके अवकलन को बराबर किया, साई सेकंड साई थर्ड को बराबर किया, फिर उनके अवकलन को बराबर किया, ओके। इस तरीके से 12, 13, 14 और 15 ये इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 12 और जो 14 है उनको जोड़ेंगे, 12 नंबर और 14 नंबर को जोड़ेंगे, और 13 और 15 को जोड़ेंगे, जिसमें अल्फ़ा आया है उनको जोड़ेंगे, और जिसमें अल्फ़ा नहीं आया है उनको जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, जिनमें अल्फ़ा नहीं आया है एक बार उनको जोड़ेंगे और एक बार उनको घटाएंगे। जैसे 12 और 14 नंबर इक्वेशन को जोड़ना है फिर घटाना भी है, तो जोड़ने से जो सोल्यूशन मिलते हैं वो ये हैं, और घटाने से जो सोल्यूशन मिलते हैं वो ये हैं। तो देखते हैं क्या आता है। जैसे इनको आप जोड़ोगे तो दोनों में ही क्या है, ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए कॉमन है, तो ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए। फिर इधर भी देखते हैं, इधर क्या होता है, इधर जो है सी साइन बीटा ए से सी साइन बीटा ए कैंसिल हो जाता है, तो 2d कॉस बीटा ए आ गया। फिर इनको जब आप घटाओगे तो ए माइनस जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए, तो घटाने पे क्या होता है, घटाने पे ये जो साइन वाली टर्म है ये तो जुड़ जाएंगी, कॉस वाली कैंसिल हो जाएंगी, घटाएंगे तो साइन वाली आ जाएगी -2c साइन बीटा ये वाली और ये वाली है ना, तो क्या आ जाएगा -2c साइन बीटा ए। क्योंकि हम 12 में से 14 नंबर घटा रहे हैं तो 12 में c के साथ माइनस है साइन के साथ, और 14 में घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो दोनों माइनस की हो जाएंगी। फिर उनको इनके बारे में बात हो गई। अब 13 और 15 की बात करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, तो अल्फ़ा कॉमन लेके ए माइनस जी है ना, ए माइनस जी ई माइनस अल्फ़ा ए, और इसमें क्या है, ये साइन वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो 2 बीटा सी कॉस बीटा ए आ गया ना, 2 बीटा सी कॉस बीटा ए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब इनको घटाएंगे तो ये जैसे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अल्फ़ा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए, और जैसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म माइनस की होएगी तो कॉस बीटा ए ये कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट है ना, जैसे ये वाली टर्म है इसमें हमने सी नहीं लिखा, सी है इसके साथ, सॉरी डी नहीं है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगी, 2 बीटा डी साइन बीटा ए, ओके। तो इस तरीके से 12 और 14 को एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, इसी तरह से 13 और 15 को भी एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 16, 17, 18, 19 आ जाती है। ठीक है, इन इक्वेशंस में हमें क्या करना है,
ये जो इक्वेशंस बनी है, जैसे उसमें देखो आप a प्लस जी किस किस में है, a प्लस जी इसमें है और इसमें है 16 नंबर और 19 नंबर। तो हम लोग 19 नंबर इक्वेशन में 16 नंबर इक्वेशन का भाग देंगे। ये स्लैश लगाया ना मैंने, 19/16 इस तरीके से है ये। जब आप भाग दोगे तो a प्लस जी और e माइनस एल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ एल्फ़ा बचेगा। और एक ये 2 से 2 गया और d से d गया, क्या बच गया, नीचे 19 में बचा बीटा साइन बीटा है, ऊपर बचा कॉस बीटा है। तो बीटा साइन बीटा ए बटे कॉस बीटा ए, ये क्या हो गया, बीटा टेन बीटा ए। ओके, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, बीटा टेन बीटा ए। अब देखो किस किस को कैंसिल किया था, एक तो a प्लस जी को तो कैंसिल किया था, इसलिए a प्लस जी जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह से d भी कैंसिल हुआ था ना, ये और ये, तो d भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इन दोनों इक्वेशन में c नहीं है, तो हम लोगों ने c को क्या है, कुछ भी मान लिया, स्वेच मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी हो सकता है ये। ओके, और जब दूसरी कंडीशन है, अब दूसरा 19 में 16 का भाग दे दिया। अब दूसरी देखते हैं जिसमें a माइनस जी और a माइनस जी है। जैसे ये दोनों इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, जब 17 में 18 का भाग देंगे, ये 17 में 18 का भाग देंगे तो a माइनस जी से a माइनस जी गया, अल्फ़ा बन गया, और इधर c से c गया, 2 से 2 गया, तो बन गया, ऊपर बन गया बीटा कॉस बीटा ए और नीचे है साइन बीटा ए। तो क्या बन रहा है, बीटा कॉट बीटा ए और माइनस का साइन आ रहा है। इसमें हमने क्या क्या कैंसिल किया था, 17 में 18 का भाग दिया, 17 में a माइनस जी कैंसिल किया तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, c कैंसिल किया, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या नहीं था इस इक्वेशन में, d कांस्टेंट ही तो रह गया था, a f g और d यही कांस्टेंट तो है हमारे पास, तो इसलिए d रह गया। तो d हमारे पास क्या है, स्विच अपनी इच्छा से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, एक तो अल्फ़ा बराबर बीटा टेन बीटा है और दूसरा आया अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा कॉट बीटा है। अब देखो दोनों ही अल्फ़ा के बराबर, एक तो टेन है और एक कॉट है। इनको हम लोग अबीजीय समीकरण कहते हैं या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक साथ सच नहीं हो सकती या एक साथ वैध नहीं हो सकती। अल्फ़ा टेन और अल्फ़ा कोट दोनों के बराबर कैसे हो सकता है, और दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसलिए हम लोग इनको सॉल्यूशन इनके निकालने के लिए हम लोग ग्राफ या विधि का यूज़ करते हैं। ग्राफ खींचेंगे और फिर निकालेंगे सॉल्यूशन। अभी हम लोग इन समीकरणों को ही सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, इन कांस्टेंट्स के मान चाहिए, ए जो हमारे पास ए बी सी ए एफ जी और डी हैं, ताकि हम लोग साई फर्स्ट साई सेकेंड और साई थर्ड के मान निकाल लें और पार्टिकल जो है उसका इस फाइनाइट डेप्थ के पोटेंशियल वेल में कैसा बिहेवियर होगा ये पता कर सकें। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे ये है अल्फ़ा बराबर बीटा टेन बीटा ए, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। इस इक्वेशन में क्या है, a प्लस जी नॉट इक्वल टू 0 और d इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट c क्या है, स्विच, अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो। अपनी इच्छा से लेंगे तो हम इसे 0 करेंगे ताकि हटे आफत समस्या ख़त्म हो और हम लोग इसकी सॉल्यूशन आराम से निकाल सकें। अब हमारे सॉल्यूशंस पे जाते हैं। अगर हमने c को 0 कर लिया तो क्या होगा, देखो अगर हमने c को 0 कर लिया तो इक्वेशन नंबर 17 पे, 17 व 18 से 17 नंबर इक्वेशन ये है, इसमें a माइनस जी है। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड राइट साइड में यहाँ पे क्या है, c है, ये देखो 2 बीटा सी कॉस बीटा है। c को 0 करते ही ये लेफ्ट वाली टर्म भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो a बराबर क्या आ जाता है, g आ जाता है, a बराबर g। ओके, a बराबर g आने से साई फर्स्ट के सॉल्यूशन में क्या था, a ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स, और साई सेकंड में क्या था, c साइन बीटा एक्स प्लस d कॉस बीटा एक्स। तो c को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो सिर्फ d कॉस बीटा एक्स बचा। और साई थर्ड में क्या था, g ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, तो g को आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, तो a ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। तो दो कांस्टेंट तो अभी रिमूव हुए इस कंडीशन से। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो साई सेकंड जो है वो d कॉस बीटा एक्स है, एक इवन फंक्शन है। तो इन अवस्थाओं के संगत जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, सम अवस्थाएं होंगी या सम फलन होंगे, सम सॉल्यूशन होंगे, इवन सॉल्यूशंस होंगे इसके संगत, इन वेव फंक्शन के ग्रुप के संगत। ओके, और दूसरा जो है कंडीशन वो क्या है, बीटा कॉट बीटा है, इस पे जाते हैं।
इस इक्वेशन में डी स्वेच है, डी स्वेच है तो हम 0 ले लेते हैं। डी का मान 0 लेते हो तो समीकरण 16 और 19 से देखो, 16 में देख लो चाहे 19 में देख लो, एक ही बात है। यहाँ पे भी डी 0 हो जाने से ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो किसके बराबर 0 आ रहा है? ए प्लस जी के, ए प्लस जी के बराबर 0 आ रहा है। तो ए बराबर क्या आ गया? माइनस जी। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? ए ई टू दी पावर अल्फा एक्स, और डी हमने 0 किया है तो सिर्फ सी साइन बीटा एक्स, और जी की जगह आप क्या रख सकते हो? माइनस का ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। इसमें साई सेकंड में साइन आया है, तो साइन क्या होता है? साइन एक ओड फंक्शन होता है। एक्स को जब आप माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो वो माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, माइनस को उलट देता है, बाहर निकाल देता है, इसीलिए ये विषम अवस्थाएं कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? विषम अवस्थाएं। अब हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा के आइगन मान कैसे निकालेंगे। ये कह रहा है ना ग्राफीय विधि से निकालेंगे, तो ग्राफीय विधि से कैसे निकालेंगे? इन अबीजीय समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना होगा, और इसके लिए विमाहीन नियतांक एक्स व वाई का उपयोग करते हैं। एक्स बराबर अल्फा ए और वाई बराबर बीटा ए। तो देखो हमारे पास इक्वेशन ये आई है ना, अल्फा बराबर बीटा टेन बीटा ए। तो यहाँ पे अल्फा के साथ ए का गुणा कर दो और बीटा के साथ ए का गुणा कर दो, आगे तो टेन बीटा ए तो है ही। ठीक है, अल्फा को एक्स रख दिया, बीटा ए को वाई रख दिया, और टेन वाई। तो इस तरीके से x बराबर वाई टेन वाई, और दूसरा x बराबर माइनस वाई क्या आ गया? दूसरा क्या आ गया? x बराबर माइनस वाई कोट वाई, है ना, ये वाला। तो प्लस वाला तो है x बराबर वाई टेन वाई, तो है समावस्थाओं के लिए, जैसे हमने देखा था ना अभी, उसमें क्या था? कॉस आया था, तो ये समावस्थाओं के लिए है। अल्फा बराबर बीटा टेन बीटा ए, दोनों तरफ ए से गुणा करके इसको x बराबर वाई टेन वाई में बदल दिया, तो ये तो क्या है? समावस्थाओं के लिए। इसमें दोनों तरफ ए से गुणा करके इसको भी x बराबर माइनस वाई कोट वाई में बदल लेंगे, और ये विषम अवस्थाओं के लिए है। ठीक है, ये वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में है। तो जब आप इसका मान रखते हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का, तो ई वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। 2mv0 ए स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, जिसको हमने कोई नाम दिया है गामा स्क्वायर, गामा बराबर ये वाला। तो ये जो इक्वेशन है एक सर्कल की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर। देखो बच्चों, टॉपिक के बीच में हम बोल रहे हैं कि बात कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है बहुत ही लेंदी ज़रूर है, लेकिन सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप इसको बार बार जब 2-3 बार स्टडी करके देखोगे ना, तो आपके समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हम क्या निकालना चाह रहे हैं। थोड़ा लेंदी ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसको एक साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर हम इसी सेक्शन में पढ़ेंगे तो आप पीछे वाला भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एक लेक्चर में पढ़ाया है। तो ये एक सर्किल का इक्वेशन बन जाता है, ये सर्किल का इक्वेशन, और ये इन दोनों लाइन से आया है। ठीक है, इन दोनों लाइन से x बराबर एक तो वाई टेन वाई और x बराबर माइनस वाई कॉट वाई, इससे। तो ये जो सर्किल है, हम लोग गामा के अलग अलग रेडियस के अलग अलग मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? सर्किल खींचते जाएंगे। ठीक है, और उन सर्किल को ये जो लाइंस हैं जहाँ भी काटेंगी ना, वो हमारे श्रोडिंगर जो वेव फंक्शन साई है उसके सॉल्यूशन होंगे, हल होंगे, अवस्था फलन होंगे। ठीक है, जैसे x बराबर वाई टेन वाई वाली लाइन जहाँ काटेगी वहाँ पर हमें सम अवस्थाओं के संगत सॉल्यूशन मिलेंगे। दूसरा x बराबर माइनस वाई कोट वाई वाली लाइन जहाँ काटेगी वो विषम अवस्थाओं के संगत जो है वो सॉल्यूशन होंगे। तो इसने क्या किया है, जैसे गामा इज इक्वल टू 1, 3 और 5, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस खींचिए। ये हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, जहाँ पे क्या होगे, इन दोनों के मान पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सर्किल तो वैसे ये होता है, लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़। तो इसने कहा कि जब गामा का मान 1, 3, 5 होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो लाइन खींची हुई है 1 के, 3 के और 5 के, और 2 और 4 के। आप कल्पना कर लीजिए कि बीच में सेंटर इन्हीं, जैसे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ। थोड़ा सा इसको ऐसे, ये एकदम ऐसे हो जाता है ना, बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड सा, सब लाइनें मर्ज मर्ज दिखती, तो इसीलिए इसने इसको 1, 3 ओड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग दिखाया है। फिर ये तो लाइन्स x बराबर वाई टेन वाई की, और ये है माइनस एक्स बराबर वाई कोट वाई, एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लाइनें जहाँ काटती हैं ना, अब आपके दिमाग में आएगा ये ग्राफ कैसे बने। ठीक है, तो आप जैसे 1, 3, 5
सर्किल की रेडियस क्या है 1, 1 के कोरिस्पॉन्डिंग रेडियस ये, 3 के कोरिस्पॉन्डिंग रेडियस ये, 5 के कोरिस्पॉन्डिंग रेडियस ये। एक्स और वाई का मान जो है, दोनों का मान जब करेंगे ना तो ये वैल्यू आ जाती है। ओके, तो गामा का मान 1, 3, 5, उसके करस्पॉन्डिंग ये रेडियस दिखाई गई है। अब x इज इक्वल टू वाई टेन वाई के ये लाइनें हैं। देखो टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बटे कॉस। तो जहाँ पे साइन का मान 1 होता है वहाँ पे कॉस का मान क्या होता है 0 होता है। जैसे कि साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू पे साइन 1 होता है और कॉस क्या होता है 0 होता है। साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1। साइन पाई बाई टू पे क्या हो जाता है 1, लेकिन कॉस क्या हो जाता है 0, तो 1/0 क्या हो जाता है इनफाइनाइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बार पाई बाई टू लिख के शो भी करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने सोचा आपको अलग कर्व दिखा दें। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिए हैं ये देखिए, जैसे साइन 0 पे 0 और पाई बाई टू पे 1, लेकिन आप देखते जाइए जहाँ पाई बाई टू पे साइन 1 होता है कॉस वहाँ पे 0 हो जाता है, तो 1/0 इनफाइनाइट। तो ये कर्व जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये लाइन ऐसे आएगी। इसी तरीके से साइन पाई पे तो 0, लेकिन 3 पाई बाई टू पे 1, तो ये वापस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसी तरह 2 पाई पे साइन 0 और 5 पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी तरीके से हम लोग कॉट का ग्राफ जब देखेंगे वो 10 के बिल्कुल उल्टा आएगा। कॉस जो होता है वो पाई बाई टू पे 1 होता है और साइन कॉस पाई बाई टू पे 0 हो जाता है, और जहाँ पे कॉस का मान 1 होगा वहाँ पे देखते जाना कि ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कॉस पाई -1 होता है तो ये यहाँ पे ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 3 पाई बाई टू पे कॉस 0 और 2 पाई पे फिर वैल्यू देगा, तो साइन वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर इन्फिनिटी। इस तरीके से ये ग्राफ खींचे गए हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये लाइनें इन ग्राफ को ये सर्किल की लाइनें काटेगी वो इसके सॉल्यूशन है। जैसे ये सम अवस्थाओं के संगत सॉल्यूशन होते हैं और ये इधर वाले विषम अवस्थाओं के संगत जो है वो सॉल्यूशन होते हैं। अब गामा के किसी मान के लिए वक्र के प्रतिच्छेद बिंदुओं के संगत x बराबर अल्फा a के निम्न मान प्राप्त होते हैं: x1, x2, xn। तो परिबद्ध कण की कुल ऊर्जा, क्योंकि अल्फा बराबर क्या है 2m/h² और मोड e, तो e बराबर क्या हो गया h² अल्फा² बटे 2m। तो अल्फा का मान क्या आ रहा है, x बराबर क्या है अल्फा a, तो अल्फा बराबर क्या है x/a, तो xn²/a², ये ऊर्जा का मान आ रहा है, ठीक है। जैसे मोड हटा देंगे तो नेगेटिव, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, जैसे x के गामा के किसी मान के लिए, माना कि जैसे यहाँ पे ये है ना गामा का कोई मान जैसे 5 है, तो यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन मिला, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे x एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगी, तो वो उसका मान हो गया, जैसे x1। इसी तरीके से जैसे दूसरा सॉल्यूशन है उसके लिए x2, तीसरा सॉल्यूशन ये है इधर वाले। तो इस तरीके से जो मान प्राप्त होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। x1, x2, x3 जो मान प्राप्त होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की क्या वैल्यू होगी वो निकालने का एक तरीका है। अब इन ग्राफ से क्या रिजल्ट निकलते हैं, एक तो ये रिजल्ट निकलता है कि जो भी बाउंड स्टेट में पार्टिकल है, पार्टिकल क्या है इस इनफाइनाइट डेप्थ वाले पोटेंशियल वेल में बंधा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि उसकी एनर्जी लेस देन 0 कर रखी है। उस कंडीशन में सारे एनर्जी लेवल क्या है नॉन डीजनरेट हैं। एक एनर्जी आइगन फंक्शन से सिर्फ एक एनर्जी आइगन वैल्यू जुड़ी हुई है, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन है। एक एनर्जी आइगन वैल्यू से एक से ज़्यादा आइगन फंक्शन नहीं एसोसिएटेड हैं। दूसरी बात, ऊर्जा स्तरों की संख्या परिमित है और वह गामा पर निर्भर करती है, गामा के मान पर डिपेंड करती है कि कितनी ऊर्जा अवस्थाएं होंगी। गामा का मान ज़्यादा होगा तो फिर उसके लिए ऊर्जा स्तरों की संख्या भी ज़्यादा होगी। गामा समानुपाती होता है V0a²। V0a², इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ पैरामीटर या प्रबलता प्राचल, विभव कूप का प्रबलता प्राचल। क्योंकि गामा का मान ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन भी ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ पे जैसे आप इस कर्व में देखिए, जैसे गामा का मान 1 है तो केवल एक सॉल्यूशन मिला, गामा का मान 5 है तो 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। गामा बढ़ रहा है तो संगत ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या भी बढ़ रही है, इसीलिए गामा जो है वो किसके समानुपाती होता है, गामा बराबर ये होता है ना
2m v0 ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये होता है। तो v0 ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है गामा, इधर मैंने लिखा भी है, ये रहा। गामा किसके प्रोपोर्शनल होता है? गामा स्क्वायर v0 ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम स्ट्रेंथ पैरामीटर भी कहते हैं, प्रबलता प्राचल भी कहते हैं। यहाँ पे गामा स्क्वायर करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद 0 से पाई के बीच में केवल एक सम परिबद्ध अवस्था होती है। अब आप देखो, सम वाले सॉल्यूशन सिर्फ 10 से मिलेंगे और विषम वाले कॉट से मिलेंगे। तो सम वाले में आप देखो 0 से पाई के बीच में केवल एक सॉल्यूशन है, तो एक सम परिबद्ध अवस्था। फिर पाई से 2 पाई के बीच में 2, तो पाई से 2 पाई के बीच में ये और ये। अब जैसे ऐसे बोलता ना 0 से 2 पाई, तब तो 3 हो जाते ये तीनों, लेकिन इसने क्या बोला? पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई देखेंगे तो सिर्फ इन दोनों के बीच में देखेंगे, तो पाई से तो ज़्यादा है, पाई से तो हम बाहर निकल गए यहाँ पे, पाई से ज़्यादा और 2 पाई तक, तो 2 पाई तक यहाँ पर ये दो समपरिबद्ध अवस्थाएं होती है। इसी तरीके से जब हम लोग इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ne-1 ne पाई, तो ne का मान जब 1 रखते हो तो 0 हो जाता है, तो 1 रखने से इधर तो 0 हो जाएगा, इधर पाई हो जाएगा, तो 0 से पाई के बीच में 1। और अगर 2 रखते हो तो पाई से 2 पाई के बीच में 2। इस तरीके से जनरलाइज्ड फॉर्म में ne इवन जो बाउंड स्टेट्स होती है उनको शो करेगा। इसी तरीके से जब हम लोग 0 से पाई बाई 2 के बीच में बात करते हैं फॉर ओड, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कुछ भी जो परिबद्ध अवस्था है वो नहीं होती है। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में बात करेंगे तो एक ओड बाउंड स्टेट मिलती है अपने को पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से अपने इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये और देखता ना पाई बाई 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, तो यहाँ पे 2 बाउंड स्टेट मिल जाती ओड, ठीक है। तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हो NO माइनस हाफ पाई इज़ लेस देन गामा इज़ लेस देन और इक्वल टू NO प्लस हाफ पाई। N और O लिखा है या N नोट जिसको बोलते हैं, O का मतलब है ओड स्टेट्स, विषम अवस्थाएं, ठीक है, विषम अवस्थाएं बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे इनका मान, जैसे NO का मान आप रखो हाफ रख दो, तो हाफ माइनस हाफ क्या हो गया 0, और इधर हाफ रखने से क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में एक भी विषम अपरिबद्ध अवस्था नहीं है। इसी तरीके से इसके मान जो है नेक्स्ट आप रखोगे। नेक्स्ट है जैसे विभव कूप का प्रबलता प्राचल बढ़ाने पर सम और विषम अवस्थाओं की संगत ऊर्जा स्तर जो है वो प्रकट होते चले जाते हैं। और जनरलाइज फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो n-1 पाई बाई 2 इज़ लेस देन टू गामा एंड गामा इज़ लेस देन और इक्वल टू n पाई बाई 2। तो इसमें जो है n के मान जब आप लिखते चले जाते हो तो सम और विषम टोटल परिबद्ध अवस्थाएँ जो है वो हमें मिलती चली जाती हैं, ठीक है। क्योंकि n का मान जब आप 1 रखते हो तो 1 रखने पर आता है 0, है ना, इधर 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखेंगे तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में केवल एक समपरिबद्ध अवस्था होती है, विषम वाली तो होती ही नहीं है। इस तरीके से हम लोग जो है वो चेक करते चले जाएंगे। मूल अवस्था जो है वो ग्राउंड स्टेट हमेशा इवन अवस्था होती है, इसके बाद विषम और सम अवस्थाएं, यानी कि जो सबसे पहली अवस्था या ऊर्जा अवस्था, सबसे पहला सॉल्यूशन जो है वो हमेशा क्या होता है? इवन होता है। उसके बाद में क्या है? ओड वगैरह हमें मिलते जाते हैं, पहला इवन फिर ओड इवन ऐसे मिलते चले जाते हैं, ठीक है। और ऊर्जा स्तरों को की संख्या v0 a स्क्वायर पर निर्भर करती है। ये कुछ निष्कर्ष निकले हैं अपने ग्राफ से, ठीक है। किस तरीके से? तो हमें इवन स्टेट फंक्शन मिलेंगे, ओड स्टेट फंक्शन मिलेंगे, टोटल स्टेट फंक्शन, और ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या फाइनाइट, और वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ पैरामीटर पर, और एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? नॉन डीजनरेट होते हैं। ये सॉल्यूशंस हमें इससे निष्कर्ष जो है इससे निकल करके आए हैं। अब ये ना जो एनर्जी का सतत ऊर्जा का ग्राफ दिया गया है, इसमें ऊर्जा अवस्थाएं देखो, गामा इज इक्वल टू 1, गामा इज देखो गामा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2m v0 a स्क्वायर ओवर h कट स्क्वायर। तो यहाँ से v0 का मान क्या आ जाएगा?
एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। तो गामा का वन है तो पोटेंशियल क्या है, एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। गामा का मान 2 है तो 4 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गामा स्क्वायर इसके साथ गुणा में है, तो 4, गामा का मान 3 है तो 9, गामा का मान 4 है तो 16, गामा का मान 5 है तो 25, इस तरीके से। और एक चीज़ और, गामा का मान जब 1 है तो क्या होता है, उसके संगत ऊर्जा जो सॉल्यूशन है उसके संगत जो अवस्था फलन कितने मिलते हैं वो देखो आप। अभी जैसे गामा में सीधा लाइन ग्राफ खींचाइए, देखो गामा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग केवल एक सॉल्यूशन है, E1 वाला, ठीक है। गामा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे केवल एक ही ऊर्जा स्तर दिखाया गया है। फिर गामा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखें, तो गामा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखते हो तो यहाँ पे जैसे लाइन खींचोगे तो एक तो इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, तो एक इवन और एक ऑड, तो इसमें क्या मिलते हैं 2। गामा इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में कितने मिलते हैं 2, तो 2 और 3 दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग 2 मिलते हैं, तो दोनों में ही क्या है 2 एनर्जी लेवल जो है वो शो किए गए हैं, ठीक है। फिर 4 और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो गामा इज इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने मिलेंगे 2 तो इधर मिले, ठीक है, और इधर कितने मिलेंगे, इधर एक ही मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने आ गए, सॉरी कहाँ चला गया 3, 1 2 3। इसी तरीके से गामा 5 के 4 मिलेंगे, इसलिए ये 4 लेवल शो किए गए हैं। इन 4 में से फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो सम होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 जो है वो ओड होते हैं। सम अवस्था फलन E1 और E3 और विषम अवस्था फलन E2 और E4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टिप्पणी करी है इसने, इन्हीं पे है जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, कि अगर हमारा पोटेंशियल जो है वो नगण्य हो जाए, वी नोट जो है वो नगण्य हो जाए, वी नोट अटेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, तो गामा इज अटेंड्स टू ऑल्सो इन्फिनिटी, क्योंकि गामा बराबर क्या होता है 2m वी नोट ओवर एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होता है ना। तो गामा जब वी नोट का मान जब 0 है तो गामा भी 0 है। वी नोट 0 होने का मतलब क्या है, डेप्थ जो है वो बहुत ही कम है पोटेंशियल की, एकदम ऐसे एकदम इस तरीके का कुछ वेल है। तो अनंत विभव कूप जो है वो अत्यंत छिछला या दुर्बल है। उस कंडीशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर, और वक्र एक्स बराबर वाई टेन वाई के मध्य केवल एक प्रतिच्छेद अवश्य होगा, यानी कि केवल एक समपरिबद्ध अवस्था मिलेगी उस कंडीशन में जब हमारा पोटेंशियल जो है वो काफ़ी छिछला हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब हमारा पोटेंशियल जो है वो अनंत गहराई का है, तो अनंत गहराई का विभव कूप है, उसके लिए जैसे ये तो हमारे पोटेंशियल वेल के लिए कंडीशन है। देखो इसका क्या मतलब होता है, मोड एक्स इज़ लेस देन ए, तो एक तो होता है एक्स इज़ लेस देन ए, दूसरा होता है माइनस एक्स इज़ लेस देन ए। जब आप माइनस को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी हटाते हो ना, तो क्या होता है जो साइन होता है वो बदल जाता है, जैसे एक्स और ग्रेटर देन माइनस ए ऐसा हो जाता है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, ओके। तो एक्स का मान जब ए से कम है तो ये ए है उससे कम, और माइनस ए से ज़्यादा है तो ये माइनस ए और उससे ज़्यादा ये और ए से कम ये, तो इनके बीच में पोटेंशियल क्या है 0, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरी कंडीशन ये वाली, इसमें क्या होता है एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, यानी कि जब एक्स का मान ए से बड़ा है, ये ए है उससे बड़ा मानी ये ए है उससे बड़ा यानी कि ये, दूसरा माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, तो x इज़ लेस देन माइनस ए, तो a से छोटा मतलब इधर क्या है हमारा पोटेंशियल 0 है। तो बच्चों अभी ये जो अपने टिप्पणी जो भी हैं उसके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज काफ़ी लेंदी हो जाएगा वरना ये, ओके। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कल की क्लास के अंदर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अभी इसके जो भी रिजल्ट रह गए हैं, ये इसके स्पेशल केसेस हैं कि अगर पोटेंशियल कम हो और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा। है तो थोड़ा सा ही पार्ट, लेकिन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो।